आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज खबरों को प्रस्तुत करने के लिए हमने अपने कुछ मेहमान स्टूडियो में बुलाए हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि यह मसला देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देश के टुकड़े हो जाने चाहिए? क्या देश में मुसलमानों को उनकी जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए मुसलमानों को एक और देश चाहिए? क्या आज पाकिस्तान की तर्ज पर एक और देश का निर्माण होना चाहिए जहां मुसलमानों को रहने की जगह मिलनी चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के डिप्टी मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कुछ इस तरह के विवादित बोल सामने रखे हैं, जिसकी वजह से वो माना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आज हमारे देश के 21 करोड़ मुसलमान अपने देश में खुश नहीं हैं, उन्हें सहूलियतें नहीं मिल रही, उन्हें तमाम तरह की प्रताड़नाएं और यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, तो वो क्यों नहीं एक अलग देश मुहैया कर लेते अपने लिए? क्या हिंदुस्तान का टुकड़ा करने का सपना भी कोई देख सकता है? और अगर ऐसे व्यक्ति इस सपने को देखने की हिमाकत करते हैं तो उनके साथ क्या क्या जाना चाहिए? आज इसका निर्णय आपको करना है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर बहस होनी चाहिए खुलकर कि आखिरकार इस तरह की भाषा और बोली बोलने वाले लोगों को क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट देना चाहिए? क्या उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता रखनी चाहिए? और अगर नहीं तो फिर हिंदुस्तान में रहने का उनका औचित्य क्या है? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान बोखलाहट का शिकार है, पागलपन का शिकार है। कभी लव जहाज के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कश्मीर के डिप्टी मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जनाब की जुबान से जब बोल फूटे तो उनके नापाक इरादे सामने आ गए। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम न केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुलेआम भड़का रहे हैं, बल्कि देश को बांटने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें अब एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें विद इन इंडिया इज अ टाइम फॉर दैट। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम दावा कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को एक अलग मुल्क की मांग करनी चाहिए। वो एक और जिन्ना बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, और 17 करोड़ पे पाकिस्तान बन गया था। नासिरुल इस्लाम भले ही देश को बांटने का सपना पाले बैठे हों, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी राय से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता। सेपरेट होने का तो हम 1947 में जो सेपरेशन हुआ था उसका खमियाजा तो आज तक हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में भी यहाँ के मुसलमान गए हुए भुगत रहे हैं और हिंदुस्तान में भी यहाँ के रहने वाले मुसलमान भुगत रहे हैं। इसलिए इस बयान से तो मैं कतई मुत्तफिक नहीं हूँ कि सेपरेशन हो जाना चाहिए। हम अलग मुल्क क्यों बनाएंगे? ये मुल्क हमारा है और इसमें हमको पूरा राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हम अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाइए, सुनना न सुनना गवर्नमेंट का काम है। नासिरुल इस्लाम वो शख्स हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो तमाम सुविधाएं हिंदुस्तान की सरकार से लेते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े का नापाक मंसूबा पाले हुए हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर सरकार को क्या सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है? इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। ये कौन सी आज़ादी है जो हिंदुस्तान के एक नागरिक को ये अधिकार देती है कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात अपनी जबान से भी बाहर निकाले? इसलिए आपके सामने ये सवाल है जो हम अभी रखना चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी राय, जो क्वेश्चन में आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। हमारा सवाल आपसे है, क्या चंद लोग भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? एक बार फिर आपके सामने सवाल, क्या कुछ एक लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने की साजिश रच रहे हैं? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कीजिए। अगर आपको लगता है हाँ तो एसएमएस कीजिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना जवाब हमें भेजिए 53636 पर। 53636 पर आप एसएमएस करके अपना जवाब भेजिए। आप अपनी राय हमसे ट्विटर के जरिए भी साझा कर सकते हैं, #NN_, और हम आपकी राय जरूर इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रदर्शित करेंगे। हम आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ VHP से विनोद बंसल साहब हैं, संगीत रागी जी RSS के विचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में मुफ्ती मजरूत जियाई भी जुड़ने वाले हैं मुंबई से। आप सबका स्वागत है। लेकिन उससे पहले
मैं जरा आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की वो सफाई जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बात तो अपनी कह चुके, जहर का बीज बो चुके, लेकिन अब उस बीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उन्होंने न्यूज नेशन से क्या कहा। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो पैथेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है, उनको मुख्तलिफ़ केसेस में मुलवस किया जाता है, इस्लाम के नाम पे उनको परेशान किया जा रहा है, पाकिस्तान के हवाले से उनको परेशान किया जा रहा है, शरई मामलात के मामले से उनको परेशान किया जा रहा है, लव जहाद के मामले से उनको इससे मुतल्लिक उनको परेशान किया जा रहा है, बल्कि विजिलेंटी के नाम पे भी उनको परेशान किया जा रहा है, उसके बाद ताजमहल के नाम पे। और हिंदुस्तान के संघ परिवार के लोग और बीजेपी के कुछ लीडर इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि हिंदुस्तान चूँकि हिंदुओं का है, इसमें मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम वी विल एलिमिनेट देम, ये लफ्ज़ है जो लिखा गया है। बल्कि इस सूरत हाल के बाद मैंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इस कदर का बर्ताव हो रहा है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र मुसलमानों को एक मिलना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से अपने कवानीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजार सकें। सर, आपने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के लिए, अब क्यों कहा आपने, आज ये क्यों कहा? आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों की आबादी तकरीबन 23 करोड़ के करीब। देख रहे हैं आप, मुफ्ती नसीरुल इस्लाम अभी भी कह रहे हैं कि 23 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें हक है कि वो एक दूसरा देश अपने लिए मुकर्रर कर लें। रागी साहब, क्या संघ परिवार वो तमाम ज्यादतियां कर रहा है जो मुफ्ती साहब अभी अपनी जबान से कह रहे हैं, और क्या हक मिलता है आज मुसलमानों को कि वाकई में वो अपने लिए एक दूसरा देश मुकर्रर कर लें? देखिए, जिस किसी मुसलमान को यह देश पसंद नहीं है और उसे लगता है कि इस देश में उसके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है, तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन चुका है। इस देश का मुसलमान वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। ये देश का समाज, हिंदू समाज, अब वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा जो 1947 में बर्दाश्त किया था। अब न अंग्रेज है और न गांधी जी की ये है अहिंसा का रास्ता है जी। देश का हिंदू समाज बहुत बर्दाश्त कर चुका है। और दूसरी बात जी, इनकी ये मानसिकता है, ये किसी देश में सुरक्षित रह ही नहीं सकते हैं। दुनिया में इस्लाम कहीं भी शांति से जीवित रह ही नहीं सकता है क्योंकि इस्लाम का अंतर्मन जो है वो वायलेंस का है, वो शांति का नहीं है। इसलिए ये दूसरे पंथों के प्रति असहिष्णु है। इनका दारुल हरब और दारुल इस्लाम का जो मानसिकता है जी, कि जो दारुल हरब है उसको हमको दारुल। तो रागी साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं कि इस तरह के जो लोग हैं, से काम कर रागी साहब, इस तरह के जो लोग, मैं एक नहीं, मेरे पास जरा वक्त कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अजय जी 10 सेकंड जी, 10 सेकंड जी बताइए। ये प्रदर्शित करता है कि क्यों कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था। और देश में जहां भी यदि मुस्लिम समाज मेजोरिटी में होगा जी, वो देश जो है, वो उस देश का हिस्सा जो है, वो पृथकतावादी आंदोलन से पीड़ित होगा। तो अगर रागी साहब, मैं आपको सही समझ रहा हूं, रागी साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहां पर एक अलग देश की बात निकल कर आएगी, और जो आज अलग देश की बात करते हैं उनके लिए पाकिस्तान जाना मुनासिब है, यही आप कह रहे हैं? पृथकतावादी तत्व, मैं तो कह रहा हूं कि इस्लाम अब जहां पर बहुसंख्यक है वहां भी शांति से जीवित नहीं रह सकता जी, क्योंकि उसके डीएनए में ही अशांति है और पृथकतावादी है। नासिरुल इस्लाम की भाषा में और रागी साहब की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो बात उन्होंने अपने शब्दों में कही, ये वही बात अपने शब्दों में कह रहे हैं। ये उनसे बड़े अलगाववादी हैं, ये उनसे बड़े देशद्रोही हैं, अगर वो देशद्रोही हैं तो। और इनको बल्कि आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अजय जी एक सेकंड, आपको क्या लगता है? इससे आगे बढ़ क्या लगता है? ये कौन होते हैं कि समूचे इस्लाम पर उंगली उठाएंगे? मुफ्ती नासिरुल इस्लाम देशद्रोही है या नहीं?
मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल सीधे तौर पर इसके जवाब में अरे रागी जी सुनिए, आप देशद्रोही आदमी, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से बात करने का। आप किसी धर्म पर इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते किसी धर्म के खिलाफ। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मुझे ये बताइए कि मुफ्ती नासिर उल इस्लाम देशद्रोही है या नहीं? ये इसको तोड़ने की बात करता है, ये तो अरब का नेतृत्व कह रहा है कि दुनिया में जो 84% हिंसा है उसमें एक हिस्सा जो है वो इस्लाम का है। इस्लाम बिना हिंसा के जीवित ही नहीं सकता है। सबको मिला के हम वही अखंड भारत फिर बनाएं, उसी की स्थापना के लिए जो लोग देश के हित में काम करना चाहते हैं हमारे साथ आके खड़े हो, हमारे इस नारे के साथ खड़े हो। और हमें रागी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, देश को मिटाने और जलाने वाले लोग। बंसल साहब आबिद साहब यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि मुफ्ती नासिर उल इस्लाम जैसे लोग देशद्रोही हैं। आप भरोसा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है आज इसी भावना के साथ है, और जो लोग आज देश तोड़ने की बात करते हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, जाओ पाकिस्तान। नहीं, रागी साहब को सबसे पहले पाकिस्तान भेजिए, इसलिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एजेंट ये बैठे हुए हैं। रागी जैसे लोग इस देश में पाकिस्तान के एजेंट है। ये लोग यही लोग नफरत फैला रहे हैं इस देश में, यही मौका देते हैं उस तरफ बोलने का। जी बंसल साहब रुक जाओ भैया, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, शांति रखो जी। नहीं शांति, 3 करोड़ हिंदुओं को बाहर फेंका गया। एक भी मुसलमान आके कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं बोलने आया। सुनेंगे नहीं ये इस देश के मुसलमानों की मानसिकता। आबिद साहब मुझे बंसल साहब की बात सुनने दीजिए। आबिद साहब बड़ा हिस्सा जो है रागी जी प्लीज मानसिकता में जिंदा रह रहा है। देश को तोड़ने का। रागी जी एक मिनट, रागी जी मैं आता हूं आपके पास। मुझे लगता है आपको और आबिद जी को एक बार बात करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले बंसल साहब मुझे यह बताइए, आबिद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता है वो देशद्रोही है, यानी कि मुफ्ती नसीरुल इस्लाम भी देशद्रोही है। अब आपको यकीन है कि मुसलमान समाज हमारा वो नहीं सोचता जो इस तरह के विध्वंसकारी लोग सोचते हैं? देखिए अजय जी, 2-4 बातों को मैं आपको जरा सर्टिफाई कर देता हूं जो उन्होंने कहा है जी। आपको याद होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके पिता हैं बदरुद्दीन जी, और उन्होंने पिछले दिनों क्या स्टेटमेंट दिया था। इनके पिताजी ने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था शरीयत के बारे में, तब उन्होंने क्या कहा था आपको याद है कि जब कश्मीर घाटी में जब उनको एक कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कॉलोनी बनानी थी तो उस समय इनके पिता महोदय ने क्या कहा था जी। आपको याद है अजय जी, आपको ये भी याद होगा आपको कि वो जो पंडित था, सेना का जवान था, अफसर था, वो उसी मस्जिद के सामने उसकी हत्या की गई थी जी। आपको याद है जितने भी कश्मीरी अलगाववादी पकड़े जाते हैं, जब ISI के झंडे जहां लहराए जाते हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, वो उसी मस्जिद से लगाए जाते हैं। अब एक नहीं है, कश्मीर घाटी की सारी मस्जिदें हैं लगभग उसी पैटर्न पर चल रही हैं। और आपको बताऊं NIA ने भी कहा था, आपको याद होगा अजय जी, जितने भी आतंकवाद के केंद्र हैं वो कश्मीर घाटी के मदद से। बीजेपी की सरकार है, क्यों जेल में नहीं डालते ऐसे लोगों को? ये आतंकवाद फैलाइए। नहीं, ये आतंक तो आप फैलाइए, डबल रखते हो आप चेहरा, एक तरफ फोटो दूसरी तरफ दूसरी। आप लोग पाकिस्तानियों को वहां पर पाल रहे हो, उनको पनाह दे रहे हो, उनको जेलों में नहीं डाल रहे हो। दूसरी तरफ देश के नेशनल चैनलों पर बैठकर मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। आप लोग पकड़े गए हैं, आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा। नुमानी साहब एक मिनट, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा। प्लीज मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नुमानी साहब मुझे बस, बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब, आबिद साहब प्लीज एक मिनट। नुमानी साहब मुझे ये बताइए, वो लोग जो आज देश को तोड़ने की बात करते हैं, खास करके जिस तरह के आज बयान सामने आए हैं, क्या यह बीज बोने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या उस असंतोष को भुनाने की कोशिश नहीं की जा रही है जो आज समाज में है? क्या इसी तरीके से देश को तोड़ने की बात कही जाएगी? नुमानी साहब देखिए, हमारे जो है पूर्वज जो है बाप दादा और हमारे जो गुरु थे वो सब लोग जो है उस वक्त भी जो है देश बंटवारे के विरोधी थे और पहले भी थे, आज भी हैं। हम लोग जो लोग देश बंटवारे की बात करते हैं इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो जो है देशद्रोही है या नहीं है, इसमें पूछना क्या है जी। अब जो है आप सेंट्रल में आपकी सरकार है और जो है राज्य में आपकी सरकार है, जो लोग जो है देशद्रोह
के षड्यंत्र में जो है लगे हुए हैं या कार्य करते हैं, उनको उठा के कार्रवाई कीजिए ना। कानून बना हुआ है देशद्रोह का जो है, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन रागी जैसे लोग जो है वो लोगों को मौका देते हैं कि इस तरह की जो है वो बात करें, जैसे सावरकर ने जिन्होंने मौका दिया। अरे बदरुद्दीन जैसे लोगों को, वो भी तो गलत है, वो भी गलत है, वो फतवा क्यों नहीं जारी करते? वो गलत है, वो जब देश विरोधी है तो उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते? ये मुफ्ती बने हुए मस्जिद पर, ये मस्जिद क्यों चला रहे हैं? मस्जिद से आईएसआई का झंडा क्यों लहराया जाता है? मस्जिद से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? मस्जिद से तिरंगे को क्यों चलाया जाता है? अरे मस्जिद से भारत विरोधी नारे क्यों लगाए जाते हैं? मस्जिद से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। रागी साहब, मैं रागी साहब को कश्मीर के खिलाफ मैं रागी साहब को यहाँ चर्चा में लाना चाहता हूँ। कश्मीर घाटी से मैं यहाँ पर सिर्फ देशद्रोह के इस मामले पर बात कर रहा हूँ। प्लीज एक सेकंड, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ, एक मिनट। रागी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं आज देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आज ये सरकार का पहला कदम नहीं होना चाहिए कि इस तरह के लोगों को उठाकर फौरन जेल में भर दे? आखिरकार बीजेपी और पीडीपी की सरकार कश्मीर में है। होना चाहिए जी रागी साहब, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं रागी साहब, पहले आप माफी मांगिए। आपने इस्लाम पर, इस्लाम के इंडिया के खिलाफ आपने उंगली उठाई है। आपने इस्लाम को कहा कि अमन से नहीं रह सकता। आबिद साहब प्लीज आइए। वो मस्जिद का मुफ्ती नहीं था क्या? आबिद साहब, वो मुल्ला नहीं था क्या? वो इस्लाम को मानने वाला नहीं था क्या? वो जिहादी नहीं था क्या? वो पाकिस्तान नहीं था क्या? आप हमारे धर्म पर इस तरह से टिप्पणियां करें। अच्छा, एक मिनट, मुझे लगता है कि रागी साहब को एक मौका देना चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म जाधर्म का काम करता है? रागी साहब, कौन सा धर्म जाधर्म रागी साहब को एक मौका हम दें। देश को तोड़ेगा, रागी साहब को एक मौका दें, प्लीज रागी साहब को एक मौका दें। बंसल साहब, नफरत को पसंद नहीं करते। बंसल साहब, आबिद साहब, हिंदू धर्म, रागी जी को एक मौका दीजिए, उन्हें कहने दीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। रागी जी प्लीज, रागी जी। देखिए, इस्लाम हो सकता है कि कुरान में शांति की बातें की गई हों, लेकिन जिस इस्लाम को आज दुनिया देख रही है उस इस्लाम का पूरा हाथ रक्त रंजित है, रक्त पिपासु है। वह सिर्फ और सिर्फ हिंसा की बात करता है। पूरी दुनिया में इस्लाम आतंक का पर्याय बन चुका है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इस्लामिक देश का नेतृत्व भी यही बोल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का मुस्लिम समाज आज भी कठमुल्लों के नेतृत्व से बाहर नहीं निकला है। ये कठमुल्ले जो बैठे हुए हैं, इन कठमुल्लों के नेतृत्व से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ धर्म या धर्म की टिप्पणी से बाहर निकलकर बात करते हैं। बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ मुझे इतना बताइए, जिस व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके बयान और उसके पिता के बयान देश विरोधी शुरू से रहे हैं, उस व्यक्ति को 3.5 साल हो गए बीजेपी और पीडीपी की सरकार को, हम उसे उठाकर जेल में क्यों नहीं भरते? ऐसे देशद्रोही को खुलेआम हम क्यों घूमने दे रहे हैं? वह हमारे देश का अन्न क्यों खा रहा है? क्या यह आपको बात गले के नीचे उतरती है? नहीं अजय जी, बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है। मैं कह रहा हूं आपको, देखिए अभी सेना के जवान वो कश्मीर की शांति के लिए वहां पर जा रहे थे जी। और वो जो सेना के जवानों पर जो पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके, वो कौन से शांति धर्मी थे जी, बताना जरा। एक बात, दूसरी बात ये कि जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको कवर देते हैं, वो कौन से? अरे सुनिए, अब वो आएगा, अरे मौलाना वो भी आएगा। आप जेल में नहीं डालेंगे उसको, कच्चा खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे उनको। देश का हिंदू भाग रहा है। अब देखिए, देश विरोध करने वाले, सेना पर हमला करने वाले, सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वही कहता हूँ, अगर हिम्मत है तो आइए हमारे साथ, आइए अखंड भारत बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप देश के साथ रहिए। अच्छा बंसल साहब, आबिद जी का ये कहना है, आबिद साहब का ये कहना है कि आइए मिलकर अखंड भारत बनाते हैं। इस अपील में कहां कोई गड़बड़ी है? नहीं, वो तो संघ की अवधारणा है।
वो तो है उनके जो है विचार। नहीं, किस तरह से बनाना ही है अमन के साथ, उसमें तो कोई दौरा नहीं है। अगर ये मना भी करे तो भी नहीं रुक सकता अजय जी वो। अरे तो कहिए ना, मना करेंगे तो भी नहीं, चलिए साथ देंगे। मुफ्ती मजरूर जियाई इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। जियाई साहब आना क्या है? अरे जियाई साहब ये बताइए कि मुफ्ती नजरुल इस्लाम ने आज जो देश को बांटने की बात कही है, क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का देशभक्त हो वो कह सकता है क्या? जियाई साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? जय साहब, अगर ये खामोश करा दे सबको तो आवाज अगर आपकी मुझ तक पहुंच रही है, लेकिन अगर खामोश करा दे तो मैं दो बातें कह दूं। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, धैर्य के साथ इस तरह के देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए? इस तरह के देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए? अजय भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हमारे लिए और सबके लिए ये शर्म की बात है कि वो हिंदुस्तान के वो शहीद जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी बका के लिए जंग की और अपना खून बहाया है, और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान शहीद हुए, चाहे वो उलमा हो या आम मुसलमान हो, उन सब के खून की बेइज्जती की है जनाब मुफ्ती साहब ने। मैं इसे देशद्रोही को जेल की कोठरी के अंदर में डालना चाहिए। और साथ ही साथ जो संघ के प्रचारक आपके साथ बैठे हैं, ये वो लोग हैं, इन लोगों को भी उन लोगों के शहीदों को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। ये दोनों लोग ये मौजूद हैं, इन दोनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा वो अखंड भारत, जिस अखंड भारत की हम चर्चा करते आ रहे हैं, हमें वो अखंड भारत चाहिए जिस भारत की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की है, और जिस भारत की कल्पना हम कर रहे हैं वो हमारा एक नया भारत हो, जिस भारत में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रह सके। हमें वो भारत चाहिए जिस भारत की तलाश हमारे बुजुर्गों को थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि त्यागी जैसे लोग, रागी जैसे लोग और बंसल जैसे लोग और मुफ्ती जैसे लोग, इन लोगों ने हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिशें की है। इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा आयद होना चाहिए। रागी जी आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जियाई साहब का ये कहना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्या वाकई में आज देश तोड़ा जा रहा है? रागी जी उसको बोलिए दुष्ट मुफ्ती। देखिए इस देश में आतंकवादी जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या मुस्लिम समाज को नहीं चाहिए था कि कश्मीरी के लिए माहौल आप बना रहे हैं, उनके लिए? अरे आतंकवादी घटना है, बापू को किसने मारा साहब? आप जैसे अरे साहब संगीत भाई, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी घटना, इससे बड़ी आतंकवादी घटना क्या होगी कि राष्ट्रपिता को किसने मारा? देश में आकर के रहा है, मुसलमान ने मारा। तस्करी और आतंकवाद में वो संलिप्त है। इंदिरा गांधी को किसने मारा? राजीव गांधी का कातिल कौन था? सारे मूल्य आप बात कर रहे हैं मुसलमान अक्टूबर में सारी चीजें मोड़ने की बात करते हैं आप, और कहते हैं कि नहीं ऐसा उनको बाहर मत निकालिए। इनका आतंक है, हिंदुस्तान ये देश सरिया से चलना चाहिए, देश कुरान से चलना चाहिए। मेरे पास बस ये क्या कर रहे हैं? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। बिल्कुल मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं आप सबसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए रागी जी प्लीज, कांग्रेस ने पाल रागी जी प्लीज, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। अभी जी बड़ा सावधान रागी जी, मैं आप सबसे बस इतना जानना चाहता हूँ, एक स्वर में बोलेंगे। मेरे पांचों मेहमान बस मुझे इतना बता दें, एक आखिरी सवाल, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, एक स्वर में आप लोग बता दीजिए, मुफ्ती नसीरुल इस्लाम के साथ क्या किया जाना चाहिए? जो रागी साहब के साथ किया जाए वही नासिर साहब के साथ किया जाए, दोनों के उसके ऊपर लागू होना चाहिए। पकड़ो के गोली मार देनी चाहिए उसको। रागी साहब को साथ और उसी मस्जिद के सामने गोली मारनी चाहिए, वो मुफ्ती नासिर को दोनों को साथ ले जाकर के जो सजा देशद्रोह का जो कानून है वो उसके हमारी जमहूरियत बड़ी मजबूत है और हमारी जमहूरियत के हिसाब से उसके ऊपर कानून आयद होना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है एकमत राय कम से कम इतनी जरूर है कि वो लोग जो आज देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं उन्हें खुलेआम वो सजा दी जानी चाहिए जिसके बाद किसी की हिमाकत ना हो कि वो कभी देश की तरफ आंखें तरेर कर भी देखे। जहां कश्मीर से यह बात निकल कर आ रही है कि देश के टुकड़े कैसे किए जाएं, वहीं कासगंज में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन सियासी दल ऐसा लगता है जैसे कि धर्म आधारित राजनीति के इस मौके को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता को अपना कार्यकर्ता बता रहे हैं और उसकी हत्या के पीछे पाकिस्तान परस्त मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप जरा देखिए कैसे आज कुछ एक हमारे नेता भी हमारे देश में बंटवारे का बीज बो रहे हैं। वहां पाकिस्तान परस्त लोग आ गए हैं
और जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान झंडे को ही स्वीकार कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती होनी चाहिए। अब उन्हीं लोगों ने एक हमारे कार्यकर्ता को मारा है, गोली से मार दिया है। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है और मैं समझता हूं कि सरकार सख्त कदम उठा रही है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। SIT का गठन कर दिया है, कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। तो देखा आपने, विनय कटियार किस तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने चंदन की हत्या की, दरअसल वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं और पाकिस्तान की ही आवाज हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। वैसे में राजनीति नहीं होगी तो और क्या होगी? युवक तिरंगा झंडा लेकर के चले थे और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। इसका मतलब है वो देशद्रोही ताकतें तिरंगे यात्रा को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। हमारी प्रदेश की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये झूठे अफवाहें जो हम फैलाते हैं अपने देशवासियों के बीच में, अपने कमजोरियां ढकने के लिए ऐसे बातें कहते हैं, ये खतरनाक रास्ता पकड़ रही है ये सरकार। जल्द से जल्द उनको समझना चाहिए कि सच कभी ढका नहीं रहेगा, एक न एक दिन सच निकलेगा। ये सरेआम सच नहीं है और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे बोले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे मसले पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अगर दोनों गुटों की बात की जाए, दोनों समुदाय की बात की जाए, तो दोनों समुदाय तिरंगा फहराने की बात कर रहे थे और वहीं पर हिंसा शुरू हुई और फिर न जाने कैसे बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान परस्ती आ गई। इस बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे हालात सामान्य काशगंज में हो रहे हैं। काशगंज में इंटरनेट सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी उनकी की जा चुकी है। मुख्य आरोपी अभी भी हालांकि गिरफ्त से भागे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कल रात यह भी खबर आई है कि उपद्रवियों ने एक दुकान पर भी आग लगाने की कोशिश की है और अलीगढ़ से काशगंज जा रहे बजरंग दल के नेताओं को भी एक तरह से रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें वहां पर इजाजत नहीं थी उनके जाने की। और इसी आधार पर अब जांच के लिए जो SIT की टीम गठित हुई है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि काशगंज में पुलिस आरोपियों के लिए जहां धरपकड़ में लगी हुई है, वहीं पर पुलिस किस आधार पर छापेमारी कर रही है यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि छापेमारी भी हो रही है, कार्रवाई दिख भी जरूर रही है, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने हिंसा को आग लगाई, जिन्होंने हिंसा किया, जिनकी वजह से आज चंदन इस दुनिया में नहीं है, उनमें से कोई भी आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बाइक पर सवार पुलिस का दस्ता, ड्रोन के जरिए आरोपी की तलाशी, पतली गलियों में छापेमारी। कासगंज में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, तस्वीरें इस बात की गवाह। कासगंज में IG के नेतृत्व में इस दबिश को अंजाम दिया गया। कासगंज के बद्दूगंज इलाके में पुलिस ने अचानक छापेमारी को अंजाम दिया। पुलिस जिस घर में पहुंची वहां ताला लगा हुआ था। बावजूद इसके आप देखिए किस तरह पुलिस वालों ने इस घर के दरवाजे को तोड़ दिया। पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि इस घर में कई लोग छिपे हो सकते हैं और ये शक सही भी निकला। पुलिस की टीम ने इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। दरअसल कासगंज हिंसा में यूपी सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लिहाजा पुलिस इस मामले में कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर यूपी सरकार को घेर रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अन्याय न हो। कासगंज में मृतक चंदन के परिवार वालों के साथ ही वो लोग भी धरने पर बैठ गए हैं जिनके अपनों को पुलिस उठा ले गई।
जो कातिल है वो घूम रहे हैं, हमारे निर्दोष बच्चों को पकड़ा जा रहा है। हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाए और इनके बच्चों के साथ कुछ ना हो, बस हमारी यही अपील है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में पूरी संवेदनशीलता बरती जा रही है। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि चंदन गुप्ता पर गोली किसने चलाई। आखिर इस हिंसा की असली वजह क्या थी? क्या वाकई तिरंगे को लेकर ये बवाल मचा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिस पर पर्देदारी की जा रही है? टीम न्यूज़ नेशन। काशगंज के आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बीच मुख्य आरोपियों के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी दीवार पर चिपका दी गई है। न्यूज़ नेशन ने अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद किया है और इसी तरीके से पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार हैं। काशगंज हिंसा के बाद एक और खबर ऐसी निकल कर आ रही है जिसकी वजह से जबरदस्त विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। बरेली के डीएम ने फेसबुक पर एक टिप्पणी की जो सरकार को ही सवाल के घेरे में खड़े करती थी। जाहिर सी बात है इसके बाद सरकार की तरफ से दबाव आया और डीएम साहब ने अपनी टिप्पणी को संशोधित किया, लेकिन अब मामला राजनीतिक हो चुका है। कहा जा रहा है कि डीएम के खिलाफ ही कार्रवाई होगी और वो इसलिए क्योंकि डीएम सरकार को ही घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। कासगंज की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि बरेली के डीएम के फेसबुक पोस्ट से एक नया बवाल खड़ा हो गया। बरेली के डीएम कैप्टन राघवेंद्र विक्रम सिंह ने फेसबुक पर टिप्पणी की। अजब रिवाज बन गया है, मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्ती जुलूस ले जाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। क्यों भाई, वो पाकिस्तानी हैं क्या? डीएम का ये फेसबुक पोस्ट यूपी सरकार को नागवार गुजरा। दिग्गज मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें विफलता का कोई सवाल नहीं। जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं तो बरेली के डीएम तक को जो जिस प्रकार के ट्वीट किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को इसकी छूट नहीं है। हालांकि फेसबुक पोस्ट पर विवाद बढ़ने के बाद डीएम ने उसे हटा लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। अब जाहिर है फेसबुक हमारी है तो लिखा तो बने। अब एक लेकिन वो लिखना जैसे होता है, हमारे फ्रेंड से बहुत से हैं, अच्छा रिएक्शन देते हैं, कई बार नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। तो बस एक है कि भाई किस तरीके से हमारे मित्र लोग रिएक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में, जो कि हम लोग देखते हैं। हर एक चीज़ गंभीरता से नहीं देखी जाती कि एकदम से आप सीरियस हर चीज़ पे। हम आपको बता दें कि बरेली के डीएम कैप्टन राघवेंद्र सेना के पूर्व अफसर रहे हैं और वो इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के इस फेसबुक टिप्पणी को लेकर भी अब राजनीति हो रही है। दबी जबान से यह भी कहा जा रहा है कि डीएम साहब खुद राजनीति के अखाड़े में कूदना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह की बात सामने रखी है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे देश के सौहार्द के तार तार बिखेरे जा रहे हैं। और आइए बात करते हैं हमारे देश की सुरक्षा की। डोकलाम में चीन ने अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज कर दी है कि आज हिंदुस्तान को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। न्यूज़ नेशन ने इस खबर को आपके सामने बहुत ही डिटेल में प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने आपसे बताया था कि 5000 से ज्यादा चीनी सैनिक इस वक्त डोकलाम में मौजूद हैं, जबकि उससे 5.5 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान की फौज मुश्किल से 45 से 60 की संख्या में है। तो क्या हम ये मान लें कि आज हमारी स्थिति चीन के मुकाबले वो नहीं है जो वाकई में होनी चाहिए? क्योंकि इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान भूटान की सुरक्षा में एक बार फिर खड़ा हो पाएगा? क्योंकि चीन की उपस्थिति के मुकाबले आज हम वहां बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। डोकलाम पर ड्रैगन ने फिर दिया धोखा। डोकलाम पर चीन ने फिर ठोका अपना दावा। 2.5 महीने की तनातनी के बाद सुलझे डोकलाम विवाद पर चीन की पैंतरेबाजी एक बार फिर शुरू हो गई। सर्दियों में भी डोकलाम में भारी सैन्य जमावड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद चीन अब हिस्से पर अपना दावा ठोकने लगा है। इलाके की नई सैटेलाइट इमेज में सैन्य मोर्चेबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है, जिस डोकलाम पर भूटान अपना हक जताता है वो दरअसल हमारी टेरिटरी है। हम वहां पर निर्माण का काम कर रहे हैं। डोकलाम की स्थिति पर चीन का रवैया एकदम पहले जैसा ही है। चीन की यह बौखलाहट उस अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे भारतीय राजदूत के उस इंटरव्यू के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर यथास्थिति बहाल रखने की बात कही थी।
सवाल यह है कि डोकलाम में सैन्य साजो सामान इकट्ठा करने के पीछे आखिर चीन की मंशा क्या है? क्या वो डोकलाम में एक सीमित और छोटा युद्ध छेड़कर दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है? This is not a military issue at all. This is an issue to create a wedge between India and Bhutan and to undermine the Indo-Bhutan friendship. It's a political issue. साफ है कि डोकलाम का विवाद भले ही कागजों में सुलझ गया हो, लेकिन चीन की चालबाजी फिर सामने आ गई है। चीन इस बार दोगुनी ताकत के साथ डोकलाम में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जाहिर है डोकलाम के सहारे वो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाकों तक पहुंचना चाहता है, साथ ही भूटान को भी अपनी ताकत के दम पर वो दबाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। डोकलाम की आज जो वस्तु स्थिति है वो प्रदर्शित करती है कि हिंदुस्तान वहां बहुत मजबूती से नहीं खड़ा है, और वो तमाम बातें अभी आपके सामने हम स्क्रीन पर रख भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बहुत मजबूती से नहीं खड़े हैं डोकलाम में और हमारे मुकाबले चीन के कहीं ज्यादा सैनिक और सैनिक साजो सामान वहां पर मौजूद हैं, तो क्या भूटान हम पर यकीन करेगा? क्या भूटान ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान का समर्थन करेगा जैसा डोकलाम विवाद के समय भूटान ने हिंदुस्तान का समर्थन किया था? और अगर नहीं, तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन क्या ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि सार्क देशों के संबंध में हिंदुस्तान कभी भी चीन के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता? जी हां, ये बात वाकई में चिंता के लिए इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हमारे खुद के वर्चस्व के लिए यह जरूरी है कि हम दुनिया के सामने इस बात को सामने रखें कि भले ही चीन एक बड़ी ताकत है, लेकिन हम कम नहीं हैं। डोकलाम में फौजी जमावड़े के साथ साथ टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स, मिसाइल और तोपखाने की तैनाती ने साफ कर दिया है कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। लासा और शिगास्ते एयरबेस पर बड़े पैमाने पर तैनात बमवर्षक विमान खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइल्स की तैनाती चीन के इरादों पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या चीन हिंदुस्तान के चिकन नेक पर नजरें गड़ाए बैठा है? क्योंकि हर कोई जानता है कि चीन की निगाहें उत्तर पूर्वी सरहद पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की रक्षा तैयारी कैसी है? You must understand, the watershed is with India. So the watershed, whichever country holds the watershed has the advantage. They will require 12 to 20 times the troops that we have on this thing. I don't think they have that. चीन ये सैन्य ढांचा नॉर्थ डोकलाम में तैयार कर रहा है, जिसे तोरसा नाला नदी साउथ डोकलाम से अलग करती है। जानकार बताते हैं कि उस इलाके में भारत लगातार मोर्चेबंदी मजबूत कर रहा है। फायदे और नुकसान के पैमाने पर पलड़ा चीन से ज्यादा भारत का ही भारी है। चुम्बी वैली के आसपास भारतीय और भूटानी सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हैं। चीनी फौज के लिए भारतीय तोपखाने, हवाई और जमीनी हमले से बचना मुश्किल होगा। इसके बाद दुश्मन के सामने भारत की मजबूत मोर्चेबंदी को तोड़ने की चुनौती होगी। पूरे इलाके में भारत की सेना की मौजूदगी बहुत बेहतर है, लेकिन चीन के ताजा पैंतरों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत मूक दर्शक बना रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन अपना वर्चस्व भी बनाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो क्लेम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे। चीन ये कार्रवाई दोबारा से करेगा, और अगर दोबारा से करेगा तो फिर मेरे ख्याल भारत की भी प्रतिक्रिया वही होगी जो पिछली बारी थी। डोकलाम विवाद सुलझाने के बाद भी भारत ने अपनी ओर से चौकसी कम नहीं की। अपनी ताकत और मोर्चेबंदी मजबूत करते हुए चीन से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हैं। साथ ही डोकलाम से लेकर अरुणाचल में चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देकर अपने सख्त इरादे भी साफ कर दिए हैं। डोकलाम की जमीन पर चीन विवादों की बिसात फिर से बिछाने लगा है। आसियान के सम्मेलन से चिढ़ा चीन भारत के खिलाफ इसलिए मोर्चा खोल रहा है ताकि भारत के खेमे में खड़े आसियान देशों पर एक बार फिर से वर्चस्व बनाया जा सके और उन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन लगातार डोकलाम मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, जिसमें जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, वहां खबरें आ रही हैं कि नागालैंड में नागा गुटों को अब चीन की तरफ से मदद मिल रही है ताकि वो चुनाव का बहिष्कार करें। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन लगातार हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर कुछ न कुछ विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये भारतीय सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक
इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम चीन के इस तमाम मंसूबों को कैसे परास्त करें। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसने फ्रांस में लोगों को भौचक कर दिया है। फ्रांस में शीन नदी में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, 113 साल में पेरिस में आज तक लोगों ने इस तरह की बाढ़ नहीं देखी है। सीन नदी पूरी तरीके से उफान पर है। याद कीजिए वो उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बोट यात्रा की थी, लेकिन आज बोट यात्रा तो दूर, पूरे के पूरे पेरिस पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फ्रांस में सैलाब ने तोड़ा 108 साल का रिकॉर्ड। पानी पानी हुआ पेरिस, आम जनजीवन पर लगा ब्रेक। मूसलाधार बारिश ने पेरिस की शक्ल सूरत बदल दी है। सैलाब ने मानो पेरिस को बंधक बना लिया है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का पहरा है। सीन नदी के कोहराम से सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि उसके आसपास के 240 शहरों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। हजारों लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पेरिस में सीन नदी खतरे के निशान से 13 फीट ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद करने पड़े हैं। अस्पतालों से मरीजों को निकाला जा रहा है। लोवेर्स म्यूजियम की कुछ गैलरीज को बंद करना पड़ा है, वहीं दूसरे म्यूजियम और गैलरी हाई अलर्ट पर हैं। साल 1910 के बाद यह सबसे भीषण बाढ़ है। पेरिस के 11 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहर के साथ सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते में बाढ़ का यह पानी निकल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। जहां पेरिस में बाढ़ पूरे तरीके से शहर को नेस्तनाबूद करने पर है, वहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कभी भी पानी को देखा नहीं जा सकता था, नामो निशान था। आज उस रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही है। हम आपको पहले भी तस्वीरें दिखा चुके हैं। अब ये देखिए सऊदी अरब की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ के ताबूक रीजन में सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है और इन नज़ारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों पहले हमने सहारा डेजर्ट के तस्वीरें आपके सामने प्रदर्शित की थी, जहां पर बड़ी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये है मौसम का बदलाव। इस बीच एक और अच्छी खबर है जो हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन से आ रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर यहां पर दरअसल पहुंच गया है पर्यटन में, और खास करके शक्ति पीठों पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। शक्तिपीठ नैना जी और मां ज्वाला देवी, इसके साथ साथ मां ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि साल 2017 में अब तक का सबसे ज्यादा चढ़ावा इन मंदिरों में आया है, यानी लोगों में भक्ति और आस्था बढ़ रही है। ये बात तो प्रदर्शित होती है। लेकिन हमने आपसे आज अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने बड़ी संख्या में दिया है और ये सवाल एक बार फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं। सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या चंद लोग भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? और आपने बड़ी संख्या में इसका जवाब दिया है जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। 85% मानते हैं कि हाँ, चंद लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 15% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की तोड़ने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। आपने अपनी राय भी साझा की है ट्विटर के जरिए, जो कि #NN न्यूज़ नेशन क्वेश्चन आर पर है। उसमें लिखा गया है, राजकुमार कौल ने कहा है जो मुसलमान भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते उन्हें अफगानिस्तान या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक और ट्वीट आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस ट्वीट में यह लिखा गया है, इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। बुद्धदेव आचार्य जी का यह ट्वीट आपके सामने, और उसके साथ साथ एक और ट्वीट आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। आपकी राय है जो आप न्यूज़ नेशन पर ट्विटर के जरिए भेज रहे हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है। देवेश चंद्रा जी ने यह बात स्पष्ट लिखी है। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय लगातार क्वेश्चन आर पर भेजें, #NN क्वेश्चन आर, और आपकी राय हम अपने कार्यक्रम में जरूर प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन आर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।